करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। और थैंक यू। ये हमें बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान यूएस फ्रेंड्स फोरम है, इसका जो बुनियादी फोकस है, बुनियादी नजरिया है इसको बनाने का, जिसको हमने एक तवील अरसा इस पर सोच विचार के बाद इस पर फैसला किया, जरा आवाम को एतमाद में लें कि ये बुनियादी तौर पे क्या है और हम इस पर किस तरह अमल करेंगे। और कुछ लोगों के सवालात में एक सवाल ये भी होता है कि आपका मकसद क्या है बेसिकली। बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बड़ी साहब। हम लोग काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे, और बेसिकली मैं क्या, बड़ी साहब ही प्लान कर रहे थे। मैं तो एक मशावरत में शामिल था। तो बेसिकली इसका मकसद डायरेक्ट हम बताते हैं कि ये एक ब्रिजिंग रोल प्ले करने के लिए एक थिंक टैंक वजूद में लाया गया है, जो कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में अपना रोल प्ले करेगा। ये एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कैसे रोल प्ले करेगा, इसमें बहुत सारी हमने सेक्शंस बनाए इसके, और सबसे जो बड़ा हमने अम्ब्रेला लिया इसका वो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मेरा बहुत सारा वक्त डेवलपमेंट को पढ़ाते हुए गुजरा है। लोगों को पता है कि मैंने SDGs पे बहुत काम किया। मैंने रिसेंटली एक पेपर भी पब्लिश किया। तो हम जब मैं और भट्टी साहब इस पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि हमें कोई सॉलिड एक अम्ब्रेला चाहिए जिसके तहत हम कोई काम शुरू कर सकें। तो उसको हम उसकी पूरी की पूरी छतरी के अंदर उसके जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अलाइन करके चलें। और उसमें जो सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया है उसको हमने अवॉइड किया है, वो है पॉलिटिक्स। आपको पता है कि पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को डिवाइड कर देती है। तो हमने डिवाइड नहीं करना, हमने जोड़ना है। और स्पेशली जो डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा दूसरे कंट्रीज़ में है, स्पेशली अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद है, यूरोप में है, इंग्लैंड में है, UAE में और ऑस्ट्रेलिया वगैरह बिखरे हुए हैं हमारे। तो हमने लोगों को इकट्ठा करना है। और ये जो अमेरिका का डायस्पोरा है ये बहुत पावरफुल समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। जब इनके ताल्लुकात होते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई जो हैं, वो बहनें, वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को यहाँ के अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस हैं या अमेरिकन जो हमारा डायस्पोरा है उसके ज़रिए पाकिस्तान के हक में कोई चीज़ ला सकें, एज अ ब्रिज अपना रोल प्ले कर सकें, तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, एक ब्रिज का रोल प्ले करना बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान। बिल्कुल। डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि दोनों मुल्कों के हालात को और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए हर सतह पर, हर लेवल पर कोशिशें होती हैं। और हम, चूँकि मैं 25-30 साल गुजार चुका हूँ जर्नलिज्म में, और बहुत ज़्यादा अमेरिका के मुख्तलिफ जो इवन इलेक्टोरल जो उनका कॉलेज है यहाँ पर, और जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं उनको कवर किया है, लोगों से मिला हूँ, पाकिस्तानी डायस्पोरा से मुलाकात है, जो अमरीकी पाकिस्तान में जाते हैं उनके साथ मुलाकात रहती है, चाहे वो एम्बेसडर्स हों या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हों। तो मुख्तलिफ लेवल पे बहुत सारी रुकावटों का उन्हें सामना करना पड़ता है, चाहे वो आप कह लें टेक्नोलॉजी के हवाले से हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हों, चाहे वो सुर्ख फीता जिसको हम कहते हैं कि रेड टेपिज्म जो है उसका शिकार होते हों, या बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिनको अभी तक तलाश ही नहीं किया जा सका। और पाकिस्तान, मैं यहाँ पे ज़रूर अपने मुल्क की यहाँ पे तारीफ़ करूँगा कि पाकिस्तान इज़ अ फुल ऑफ रिसोर्सेज कंट्री, जहाँ पे इतना सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हों, चाहे वो डेवलपमेंट के हवाले से हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करनी हो या अवामी ताकत की बात करनी हो। यानी कि आप कह लें कि जो हमारी यंगस्टर्स हैं, 65% यूथ है हमारे पास, जो कि पाकिस्तान की एक मजबूत पावर है मैं समझता हूँ, और डेवलपमेंट में बड़ा किरदार अदा कर सकती है। तो हमारी ये कोशिश होगी, ये छोटी सी काविश है, बिल्कुल एक छोटी सी काविश है, जहाँ बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, जहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही हैं। यूनाइटेड नेशन जो है वो बड़ी इन्वॉल्व है इसके अंदर और बहुत मेहनत से काम कर रही है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मसाइल भी हैं जिनको शायद निशानदेही नहीं की जाती। आज ही हमारी वाशिंगटन DC में एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत से बात हो रही थी, तो ये बात कर रहे थे कि वो पिछले 25-30 साल से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और पीपल टू पीपल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 सालों से बातें तो होती हैं, ताल्लुकात बेहतर भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। जैसे आजकल बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, और कुछ दिन
कुछ महीने पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कॉल सुनी भी नहीं जाती थी और ना की जाती सही थी। बात। तो ये हकायक है ना, ये वो हकीकतें हैं जिनका इदराक करते हुए हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कभी पाकिस्तान को इग्नोर करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, या पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या पाकिस्तान इटसेल्फ जो एक मजबूत रियासत है, उसको भी अपना स्टेप आउट करके आगे बढ़ के बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहिए। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने आके डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है बहुत सारी चीज़ों को, जो कि शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन हम उसमें अपना किरदार अदा करने के लिए कि पाकिस्तान के यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान के जो यहाँ सरमायाकार हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उस्ताद हैं, और दीगर यानी प्रोफेसर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में माशाल्लाह बड़े आला ओहदों पे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानियों को कैसे पे बैक कर सकती हैं। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं आपको एक दफ़ा फिर आज बता दूं कि ये जो पाक यूएस फ्रेंड्स फोरम है, इसका जो एक बुनियादी अंसर है वो रिसर्च एंड पॉलिसी है। ये कोई आम थिंक टैंक या आम कोई डिबेटिंग क्लब नहीं होगा। ये एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे म्यूचुअली चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, उनके बारे में वो एस्पेक्ट्स जो कि शायद आज तक सामने नहीं आ सके हैं, उन पर बातचीत होगी, और उन पर डिस्कशन के बाद उसकी बाकायदा पॉलिसी पेपर बनेगा, रिसर्च पेपर बनेगा, पॉलिसी पेपर बनेगा, वो छपेगा, पॉलिसी रिकमेंडेशंस होंगी। और जब वो जो रिकमेंडेशंस हैं वो खाली खुली रिकमेंडेशंस नहीं होंगी, बल्कि वो पब्लिश भी होंगी क्वार्टरली, और साथ ही में उनको प्रेजेंट भी किया जाएगा पाकिस्तान, यूएस की गवर्नमेंट्स, और साथ में यूनाइटेड नेशन का जो एसटीडीज का ऑफिस है उसको भी प्रेजेंट की जाएंगी। तो ये एक बड़ा कदम मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से, हमारी छोटी सी कोशिश से हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों का, जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनकी हमें ज़रूरत होगी। इसका जो दूसरा कंटूर है वो है इन्फॉर्म्ड मीडिया, यानी कि हमने इसके साथ एक मीडिया ग्रुप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉच अलर्ट, WWA। आप उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको अपडेट्स मिल सकती हैं पाकिस्तान यूएस के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर के हालात, पाकिस्तान के बाहर के हालात, यूएस के अंदरूनी हालात, बैरूनी हालात, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तमाम शोबों में क्या हो रहा है, खेल के शोबे में क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट। ये हम बाद में खैर पूरी डिटेल बताएंगे आपको कि इसका जो पाकिस्तान यूएस फ्रेंड्स फोरम है, इसके प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ सामने आएगी और उसमें कैसे ये हेल्पफुल हो सकेगा, मीडिया जो है अपना रोल किरदार अदा कर सकेगा। इसी तरह से इसका जो तीसरा कंटूर है वो है मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स। देखें, ये जो मामला है पाकिस्तान और यूएस के दोस्ती का, उसमें और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। आप देखें कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसको किस डायमेंशन पे ले जाना चाहिए कि उसकी जो एंगेजमेंट्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में कनेक्ट किया जा सके, थ्रू स्कॉलर्स, थ्रू प्रोफेसर्स, थ्रू डॉक्टर्स, थ्रू बिजनेसमैन, सरमायाकार और दीगर अहम शोबों में काम करने वाले नौजवानों को। क्यों जी डॉक्टर साहब? बिल्कुल एग्री। बेसिकली जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो अगर हम देखें, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। मतलब आप देख लें, अफ़गान वार के दौरान हम बहुत अच्छे क्लोज थे, उससे पहले हम फिर अफ़गान वार के दौरान बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर जब जो ही पहली अफ़गान वार वो ख़त्म हुई तो बिल्कुल नीचे चले गए, हम पे पाबंदियाँ लग गई, प्रेसिडेंट तरमीम आई, इस तरह के। फिर ऊपर गए जब दोबारा अफ़गान वार शुरू हुई, फिर हम ऊपर चले गए, बहुत ही क्लोज हो गए, लेकिन जो ही वो अफ़गान वार ख़त्म हुई फिर से हम नीचे चले गए, फिर से हम पे पाबंदियाँ, और अभी फिर से वो लव एंड हेट का जो रिलेशनशिप है, हम ये कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि हम एक स्मूथ रिलेशनशिप पे चले जाएं, यानी कि हम अपने बुरे हों कि जैसे भी हालात हों, हाँ, अपनी इस बारे में तजावीज़ देंगे, अपने इस बारे में जो रिसर्च जो हमारी होगी वो बेस होगी उन बिग माइंड्स की। हम हाईलाइट करेंगे ना। Highlight बेसिकली करेंगे, प्रॉब्लम yes. ये है कि जब कोई मसला सामने आए तो उसको सॉल्व किया जाता है ना, जब बहुत अच्छी मसले का बात। पता ही ना हो। Yes. अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्रिजिंग रोल ये होगा कि हम जैसे फॉर एग्जांपल एफडीआई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आज भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अमेरिका के जो बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, True. तो हम उन्हें बताएं कि यार ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, और गवर्नमेंट से लेके पब्लिक तक,
वो उसमें इन्वेस्ट करें। जैसे आजकल मिनरल्स में, ऑयल इंडस्ट्री में और चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई बंदा है, और बहुत सारे, आपको पता है पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जब बगैर सोचे समझे को बंदा उसमें छलांग लगाता है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पैसे डूब जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम उनको ये बताएंगे कि भाई ऐसे ना करें, इस तरीके से करें। जैसे उस दिन मैं सिंगापुर की एग्जांपल आपको दे रहा था कि सिंगापुर पे आप एयरपोर्ट से उतरे, आपने अगर बिजनेस शुरू करना है तो एयरपोर्ट के ऊपर ही, काउंटर के ऊपर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आपको वो बैंक का अकाउंट तक खोल के आपको एटीएम कार्ड दे देते हैं कि ये लें भाईजान, मतलब काम शुरू करें। आप काम करने आए, ये लें, मतलब विद इन 5-10 मिनट्स आप बिजनेस स्टार्ट करके एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं। तो हमने वो हर्डल्स हाईलाइट करनी है, गवर्नमेंट के सामने रखनी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने के भाईजान ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करें ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम ले सकें पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो बिला झिझक वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे रब्ता करें, हम उन्हें बताएंगे। और इसी तरह की टॉक्स में बताएंगे। हमसे रब्ता करने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं जरूरत आप हमारे पास आए, बेशक ना आए, आप हमारी टॉक देखें, हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएं, हम आपको बताएंगे और इसमें रिसर्च करके बताएंगे पूरी डाटा के साथ कि भजन आप अगर ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें ये अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इस तरीके से वहां पे इन्वेस्ट करें, सेफ इन्वेस्टमेंट है, आप आराम से इन्वेस्ट करें और पैसा निकालें बाहर, जो मर्जी करें उससे। और इसी के साथ ही डॉक्टर साहब हमारा जो इसका चौथा कंटूर है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी, ये वही वाली बात है कि आज अच्छे ताल्लुकात हैं, कल खराब है, परसों फिर ठीक है, तरसों फिर खराब है, किसी बात पे नाराज हो गए हैं, किसी बात पे राजी हो गए हैं। तो उसका बराह रास्त जो विक्टिम होता है वो आप जैसा इन्वेस्टर होता है, आप जैसा वो इंटेलेक्चुअल होता है, आप जैसा वो नौजवान होता है, या आप जैसा वो तजर्बाकार ताजिर होता है जो कि कहता है कि यार मैं किधर फंस गया। तो कोशिश ये होगी हमारी कि सस्टेनेबल सोल्यूशन हो, यानी कि एक, जैसे हमारे यहाँ पहले के ज़माने में कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना उसके कुछ अरसे बाद ही, कुछ सालों बाद ही 5 साल मंसूबा शुरू हुआ था अयूब खान के दौर में शायद। तो वो 5 साल मंसूबा जो है वो भी कॉपी किया था किसी और मुल्क से, लेकिन उसके असरात ये हुए थे कि आपको एक सस्टेनेबल मॉडल मिल जाता है कि अगले 5 साल ये काम करना है आपने, चाहे वो 10 काम है या 15 या 20 काम है। अभी भी हम इसकी मैनिफेस्टेशन हमारी ये है कि हम वो तमाम चीज़ें जो कि रिलेटिवली क्लोज टू द पीपल हैं, उनके मसाइल हैं बुनियादी तौर पे, चाहे वो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं या वो पाकिस्तान में ही रह के अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या यहाँ पे कोई डेवलपमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उनकी कैसे मदद हो सकती है। और वो ऐसा ना हो कि वो परेशान हो जाएं, और उनको अगर परेशानी है भी तो उनकी परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी हम कदम बढ़ाएंगे और अपने प्लेटफॉर्म से उन लोगों को जोड़ेंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा तजर्बा है, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स में रहे हैं, चाहे वो यूएन के साथ काम करते रहे हैं, चाहे उनका तजर्बा पढ़ाने के हवाले से है, पढ़ने के हवाले से है, बिजनेस के हवाले से। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो सुनने वाले हैं उनको यकीन आ सके कि इसका कोई और मकसद नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब और मैं जब हम लोगों से मिलते हैं और हमारे कुछ दीगर साथी जो हमारे ग्रुप का और हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजरी का हिस्सा हैं, तो वो कहते हैं कि असल मकसद क्या है यार आपका, पर्पस क्या है आपका। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की ज़िंदगी गुजरी है सारी पढ़ाने में, पढ़ने और पढ़ाने। मैंने भी सारी उम्र यही काम किया, पढ़ने पढ़ाने, और जर्नलिज्म के सिवा कोई काम, और मुझे कोई काम भी नहीं आता। तो हमें इसके अलावा कोई दुकान चलानी नहीं आती, कोई और बिजनेस नहीं करना आता। यही अल्लाह ने जो हमें हिम्मत दी है, जो विजन दिया है, जो हौसला दिया है, जो समझ दी है, उसी को इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इसमें कि हम इसको आगे लेके बढ़ें। इसका जो एक और डॉक्टर साहब, ये जो हमारा बेसिकली कोर वैल्यूज पे बात करते हैं। बेसिकली जो 5 कोर वैल्यूज हमने डिफाइन की थी हम लोग जब बैठे इस पे, तो उसमें जो हमारी पहली कोर वैल्यू थी वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग है। हम डायलॉग इनिशिएट करेंगे, लोगों के दरमियान एक डिस्कशन होगी, और जब लोग सर जोड़ के बैठते हैं तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है। तो ये हमारी कोर वैल्यू में पहली वैल्यू ये है कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होगा। फिर हम एविडेंस बेस्ड इंटेग्रिटी लेके आएंगे। एविडेंस बेस्ड इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि हम जब कोई बात करेंगे तो उसका एविडेंस भी साथ लगाएंगे। ये नहीं होगा कि हम जब एफडीआई की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम आपको बताते हैं कि यार हम इतने सालों से इस साल इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, और अगर उसमें कम हुई है तो क्या रीज़न थी, और उसकी ज़्यादा हुई है तो क्या रीज़न थे। फिर
उसको देखते हुए हम दूसरे कंट्रीज के एग्जाम्पल्स शेयर करेंगे कि फलां कंट्री ने ये इकदाम किए तो उसने इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैश की, ठीक है। जैसे चाइना की एग्जांपल ले लें, 78 में उन्होंने जब वो ओपन किया तो मुझे याद है कि अर्ली 2000 में ये वक्त आ गया था कि बीजिंग की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट थी, उसने कहा था जी कि वी डोंट नीड एनी मोर इन्वेस्टमेंट्स। ओह माय गॉड, आप हिसाब या लगा लें कि वो कह रहे हैं कि जी हमें और नहीं चाहिए। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांगली हाँ। मजबूत बना के उसको खड़ा कर दिया गया कि उन्हें कहीं बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। जो आया था वो भी उन्होंने कहा जी हमें और नहीं चाहिए, बहुत बस बहुत है। है, बस बहुत है। तो इस तरह, यानी कि इस तरह हम एग्जाम्पल्स कोट करेंगे और हम एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। हम चाइना ने अपने अवाम को पॉवर्टी लाइन से ऊपर कैसे निकाला, किस तरीके से उन्होंने किया, वन प्रोडक्ट वन सिटी और इस तरह के बेशुमार एग्रीकल्चरल वो रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत सारी उन्होंने काम किए। तो हम इस तरह से और एक और बड़ी अहम बात सब ऐड करूंगा कि करप्शन के खिलाफ उनका जो इतना बड़ा अमल है, जिसका अभी नतीजा ये है कि अभी आज ही की खबर है कि शी जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने अपने ही एक जर्नैल के खिलाफ जो है वो तहकीकात करवाई, जो उनके बहुत क्लोज समझे जाते हैं और उनकी हुकूमत की बड़ी मजबूती का एक अलामत समझे जाते थे। उनको उन्होंने ओहदे से बर्तरफ कर दिया और उनके खिलाफ जो है वो इस वक्त शदीद किस्म की आप संगीन बदनवानी के इल्जामात और उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। तो देखें ये जो होता है ना कि लॉजिकल वे में कि इनटॉलरेंट होके आपने उस मेनेस के खिलाफ लड़ना है जो आपके निज़ाम को खराब कर रहा है। तो अगर आप और हम लोग मैं सब नौजवानों से मुखातिब हूँ जो मेरे पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, कि हम अगर थोड़ी सी बात करना शुरू करें और अच्छे तरफ चलना शुरू करें तो लोग खुद ब खुद रास्ता दे देंगे। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन आपने मेरा 5वां पॉइंट खा लिया इसी एक बात पे। जो हमारे कोर वैल्यूज का जो 5वां पॉइंट था वो यही था, वो आपने शी जिनपिंग की जो एग्जांपल दी है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी था, वो हमारा 5वीं कोर वैल्यू। ये हमारे दिमागों में बसा हुआ है, आई नो, तो इसलिए डॉक्टर साहब वो निकल ही जाता है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, रोका ना करें, मैं निकाल दिया इसलिए निकाल दिया। अच्छा कि अच्छा, जो हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो ये था नॉन पार्टिसन इंडिपेंडेंस। बेसिकली जब हम इसकी बात करते हैं, पब फोरम जो हमने बनाया, इसमें ये हम इम्पार्शियल रहेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल, उसमें कोई हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आवाज़ नहीं बनेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका की बात करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान और अमेरिका की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि पीपल टू पीपल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी होगी, जिस तरीके से हम उसको लेके पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अमेरिका के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं, हमने वो काम करना, हमने डिवाइड नहीं करना। ये हमारा बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है। ये बड़ी साहब के यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बड़ी साहब ने बड़ी मुश्किल से अपने आप बचाया हुआ है माशाल्लाह, अभी तक बहुत बचे हुए हैं। तो हम आज भी इस पे गुफ्तगू कर रहे थे कि बहुत सारे लोग इनसे नाराज भी हो रहे हैं कि यार आप हमारी बात नहीं करते, वो दाएं पार्टी बाएं पार्टी इस तरह इनको खींच रहे हैं। लेकिन अच्छे तरीके से हम आपको ये भी बता दें कि हम बिल्कुल किसी पार्टी का कोई मुंह नहीं बनेंगे, जुबान नहीं बनेंगे, और बिल्कुल इसको इम्पार्शियल लेके चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, ये थोड़ा सा इस पे बड़ी साहब ये बहुत अहम बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम मुल्क से बाहर होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो डॉक्टर साहब ने अभी कुछ ही देर बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ भी करवाएंगे, उनके साथ हमारा MOU हुआ है कि फेक न्यूज़, आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि इल इंफॉर्मेशन होती है, अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन होती है, इवन उसकी कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो ही नहीं सकता कि आप उसको इतनी देर में प्रोसेस करें, चेक करें और अगली खबर आ जाती है आपके पास। तो ये एक बहुत बहरानी कैफियत है। इसमें मैं किसी सियासी जमात को या किसी को भी बुरा नहीं कहूँगा, ना उनके फॉलोअर्स को बुरा कहूँगा, बल्कि जो कुछ कहा जा रहा होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, आप उसे पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें या मोहब्बत कहें या नफरत कहें, उस सारी सिचुएशन के अंदर उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है, और जिसके विक्टिम हम खुद होते हैं। हम लोग खुद वो जब इंफॉर्मेशन सुनते हैं तो हम दम बखुद हो जाते हैं कि यार ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम यकीन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे मोहब्बत होती है या हमें उससे नफरत होती है। इसके अलावा तो कोई तीसरा एलिमेंट हो नहीं सकता। तो लिहाजा हमारी जो कोर वैल्यू जो हमने मेंटेन करनी है इस प्लेटफॉर्म से और हमारे इवन मीडिया के प्लेटफॉर्म से, वो होगी बैलेंस पॉलिसी, इम्पार्शियलिटी,
नॉन कंट्रोवर्शियल और नॉन पार्टिजन होके, ताकि आप लोगों को सही मैसेज पहुंच सके, आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके, आप जो समझ रहे हैं और सोच रहे हैं वो आपको एग्जैक्टली वैसा ही मिले जैसे हक और सच होता है। और इसके अंदर जैसे हमने पहले कहा कि सस्टेनेबल सोल्यूशन एक इसका पॉइंट है, वो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि अगर आप किसी मसले का हल निकालते हैं तो वो कल जाके दोबारा मसला ना खड़ा हो जाए। एग्री। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपने एक मसले को हल किया और कुछ दिनों बाद फिर आप सोचते हैं कि यार ये तो फिर मसला ऐसा मुंह निकाल के खड़ा हो गया है, सर निकाल के खड़ा हो गया है कि अब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लिहाजा ये दुतरफा सतह पर कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर हमारी तफसीली बातचीत होगी। डॉक्टर साहब, आपने एक जो प्लेटफॉर्म अपना जो खड़ा किया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया है पाकिस्तान में, और उसके अब पर फैले जा रहे हैं, अमेरिका पहुंच गया है वो, हमारे साथ आपका एमओयू भी हो गया है। ये जो फेक न्यूज़ के खिलाफ आपकी काविशें हैं, ये बेसिकली क्या है और आपने अब तक क्या इस पे काम किया है? अच्छा, हमने ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं, नासिर भट्ट उनका नाम है। तो जब वो मास्टर्स में थे तो वो मेरे पास एक रिसर्च लेके आए कि सर ये मैं इस पे थीसिस लिखना चाह रहा हूँ। उनका फाइनल थीसिस था, तो वो फेक न्यूज़ पे था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कहा जी बिल्कुल सही, ठीक है भट्ट साहब आप शुरू करें इस पे, मैं इसको सारा देखता हूँ। उस पे काम हुआ और बहुत अच्छा काम हुआ माशाल्लाह। उन्होंने बहुत मेहनत की और मैं उनको सुपरवाइज करता रहा। हम उस पे चीज़ें लगाते रहे, चीज़ें लाते रहे और एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा वो थीसिस बन गया कि जब वो कंप्लीट हुआ तो हम दोनों एक दिन बैठे हुए थे, तो हम सोचा कि यार ये थीसिस नहीं है, ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस पे क्यों ना इसको ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया जाए। तो हम दोनों ने बैठे बैठे उसको फैसला किया। ये उनके पास आउट होने के बाद की बात है। अच्छा। ठीक है, जब वो थीसिस पास आउट हो गया, सारा कुछ हो गया, तो हमने जब उसको दोबारा से उसको देखा तो हमने सोचा कि नहीं यार, इसको इस तरह ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करें। फिर हमने उसको ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया। फिर उस वक्त जो रिफा यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था उस वक्त, तो रिफा यूनिवर्सिटी में हमारे जो डीन एंड डायरेक्टर थे रेहान हसन साहब, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की इसमें चीज़ें लाने में कि कोई खबर वेरीफाई करनी है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट थे पुराने, मीर खुर्शीद रहमान साहब के दौर के जंग में दी न्यूज़ के वो करता धरता रहे, फाउंडर मेंबर में हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी सरपरस्ती की, उन्होंने बताया। तो हमने उन्हें कहा कि आप हमें क्यों नहीं, मतलब हमारे ऊपर क्यों नहीं आके बैठ गए। फिर वो अभी जो पैटर्न इन चीफ के तौर पे उनकी शफकत है कि वो हमारे पैटर्न इन चीफ हैं फेक न्यूज़ वॉच डॉग में। तो हमने 2024 में ये स्टार्ट किया। और हमने, जब मैं और नासिर भट्ट बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि अगर अगले 2 साल में हमने जियो, एक्सप्रेस और दुनिया और इस तरह के जो चैनल हैं ARY, इनमें अगर हम आ गए, हमारी कोई न्यूज़ लगी, तो 2 साल में हमने कम से कम ये अचीव ज़रूर करना है। और कुदरती बात यह है कि उस दौरान एक इस्लामाबाद में PTI का धरना हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। तो उस दौरान बहुत सारी फेक न्यूज़ इमर्ज कर रही थी कि ये हो गया, वो हो गया, तो एक पैनिक का एक एटमॉस्फेयर चल रहा था। तो हमने वो जो फेक न्यूज़ थी उनको डिबंक करना शुरू कर दिया, उनको वेरीफाई करना शुरू कर दिया। और उस पे जब वो ख़त्म हुआ प्रोटेस्ट, तो हमने उस पे एक रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट के नाम से इंसिडेंट रिपोर्ट जारी की। अच्छा, वो इंसिडेंट रिपोर्ट, हमारी पहली ही रिपोर्ट सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल गई। वाह। जंग, जियो, ARY, दुनिया, एक्सप्रेस, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, दोनों प्रिंट मीडिया, मिलियंस के व्यूज। ठीक है। और हमने वो जो 2 साल वाला था ना, जो हमारा टारगेट, वो एक पहली रिपोर्ट में पूरा हो गया। अब हम क्या करें जी, हमने सोचा कि नहीं, हम इधर रुकेंगे नहीं, हम इसको बाकायदा, हमने फिर ट्विटर पे रेगुलर पोस्ट करनी शुरू कर दी, डिबंक करना शुरू कर दी, रिबटल देना शुरू कर दिए कि यार ये न्यूज़ गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। अच्छा, वो सारी चीज़ें जब करते करते हमने दूसरी इंसिडेंट रिपोर्ट निकाली, तीसरी निकाली। फिर हम जब पीका का ऑर्डिनेंस आया, उसमें हमारी डिबेट हुई। पहले जो हमने किया था वो तो एक लिमिटेड था कि इंसिडेंट पे था। जब पीका था उसका इम्पैक्ट तो पूरे पाकिस्तान पे था। हमने पीका पे पूरी एक रिसर्च करके एक वाइट पेपर निकाला पीका पे। और वो कुदरती ऐसा हुआ कि हमने 5 कंट्रीज को कंपेयर किया कि 5 दूसरे कंट्री, 2-3 हमने सेकंड और थर्ड वर्ल्ड से लिए और 2 हाई, मसलन इंडिया को लिया, चाइना, टर्की, ये ईस्ट से लिए, और वेस्ट के USA और UK के मीडिया रेगुलेशंस को हमने कंपेयर किया पाकिस्तान के पीका से। तो हमने उस पर रिपोर्ट जारी की। फिर उसको रिसर्च
आर्टिकल में कन्वर्ट किया तो वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च आर्टिकल भी एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो गया। उसकी वजह से हमें बड़ी पजीराई मिली, मीडिया पे हमारी टॉक्स चली और बड़ा अच्छा हुआ। फिर इसी तरह करते तो पिछले 1 साल यानी कि 2025 का जो साल था, हमने इतनी अच्छी अचीवमेंट्स की। मसलन इंडिया पाकिस्तान की वार के दौरान हमने दोनों साइडों के, हमने ये नहीं कि हम बायस होके, हाँ, कि हमने ये नहीं कि जी इंडिया की खाली आप डिबंक पहले उन्होंने दावा किया था कि हमने साथ मार के आए, पता चला उन्होंने साथ गिर गए ने। ठीक है, हाँ। तो इस तरह ये की खबर बहुत सारी आप लोगों ने जो ना जी जहाजों के बारे में भी आपने हमने किया, सच्चाई फिर बयान की। हाँ। पायलट जी कैप्चर हो गए दोनों साइडों पे, वो हमने सिर्फ उनके नहीं किया, हमने पाकिस्तानी मीडिया के भी बहुत अच्छा, सारे ये बताएं मुझे जी। कि आप ये जो आपने कोई कैमरे लगाए हुए हैं, क्योंकि वो तो जंग हो रही है, तो देखिए आपको उसमें- कैसे पता चला? देखिए उसमें वेरिफिकेशन होती है। मसलन मैं आपको ये एक बताएं example- लोगों को, ये मैं कैसे बड़ी एक लोगों को हजम भी हो ना पेट में। देखिए खाने का जर्नलिस्ट टाइम होते है। हैं, जैसे आपके मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप्स में, पता नहीं कितने ग्रुप्स में आप मेंबर हैं, ठीक है जी। अब उसमें डेली की आपके पास न्यूज आ रही है हजारों के हिसाब से, और आपका स्टक हुआ रहता है फोन, ठीक जी। है ना। अब उसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि कौन सा जर्नलिस्ट किस एरिया से। फॉर एग्जांपल मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, पिछले साल जब सैलाब आया था आप 2025 में, जहाजों वाली बात नहीं बतानी है ना, वो चूंकि ट्रम्प देखिए ट्रम्प जहाजों साहब वाला आजकल मसला ये क्योंकि है बार कि बार याद करवा रहे हैं मोदी साहब को, देखिए वो हमारा गोवा जो है ना, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बार बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को आंख मार के कहते हैं हाँ जी 7 सन या कितने 8 सन, सन, 8 सन, हाँ। ठीक है ना। तो आप बताते नहीं है, जब आपने देखिए- पहली दफा इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों ने देखें हमने तो डिबंक की ना, हमने तो उसको ये भी बता दिया कि फ्रांस ने उसको कंफर्म कर दिया, अमेरिका ने कंफर्म कर दिया अच्छा, कि ये आप लोग करते क्या है कि आप जैसा लेयर्स होती हैं किसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने की, जी जी यानी आप पहले फर्स्ट सोर्स से करते हैं, फिर सेकंड सोर्स से करते हैं, फिर थर्ड सोर्स से करते हैं, जो मैं करता हूं बिल्कुल अपने ऐसे ही में। है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। उस वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद फिर आप उसमें से भी कता बरीद करके जो सच्चाई होती है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारी की सारी जो है ना उसको फिल्टर करने के बाद देते हैं, सारी की सारी बिल्कुल नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप लोग कैसे मुमकिन बनाते हैं? आप तो एक बाहर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बैठे हुए हैं और इतना सेंसिटिव मैटर चल रहा है और उसमें आप लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, वो कैसे सच्चाई तलाश देखिए सबसे पहली चीज है कि हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया है जो जर्नलिस्ट का है, क्रेडिबल जर्नलिस्ट। जैसे यहाँ की बात मैं आपसे पूछता था, बहुत सारे और लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, रेहान साहब का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, मसलन वो 25-30 साल से इस फील्ड में काम है, कर रहे हैं? तो वो उनका, फिर नासिर भट्ट हैं, उनका नेटवर्क अपना स्ट्रांग है। हम एक तो ये है कि अपने नेटवर्क से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब वो इंफॉर्मेशन आ जाती है तो फिर हम उसको गैदर करते हैं कि देखते हैं कि यार किसकी बात कॉमन है, मतलब ऐसी कौन सी कॉमन बात है जो सभी ने की है, उस कॉमन बात को पकड़ लेते हैं कि यार ये तो सारों ने एक बात पे ये मुत्तफिक है, ठीक है। Okay. फिर हम उसका ऑफिशियल स्टांस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कहा जी कि फलां मिनिस्टर ने ये बात की है, ठीक है, और वो मिनिस्टर आउट ऑफ कांटेक्ट है, तो हम उसको राब्ता नहीं करें, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। काम आप हमारे वाले ही कर रहे हैं सर। काम आप वाला ही कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के कर रहे हैं। आगे बढ़ के, और दूसरा हमने ये देखना होता है कि किस खबर का इम्पैक्ट कितना है। फॉर एग्जांपल जो जहाज़ों वाली खबर थी उसमें उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आप देखें कि पाकिस्तान के JF-17 या चाइना के J-10 जो अभी मार्केट में ही नहीं आए, वो अगर उठ के राफेल को मार देते हैं, ठीक है, जो राफेल जिस पे इंडिया पूरा तकिया किए हुए, पूरा उसके हेजमनी खड़ी है, खाली इंडिया नहीं, आपने देखा था कि उस दिन जिस कंपनी ने बनाए थे उसके 2% शेयर तो इंस्टेंट गिर गए थे, सिर्फ एक न्यूज की वजह बिल्कुल ऐसे। से, ठीक है। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है एक पूरे कंट्री, जिस कंट्री ने राफेल की बुनियाद पे पूरी दुनिया में अपनी हेजमनी बनाई कि हमारे त्यारे दुनिया के बेस्ट तरीन त्यारे हैं, मतलब कि वो बेच के, और जो कंट्री उसको खरीद रहा है। ਤੁਸੀਂ लगता है कि ਤੁਸੀਂ तैयारियां ਨੂੰ फोन किया, मैंने लगता है कि ਤੁਸੀਂ डिगे हो या नहीं डिगे हाल तक? नहीं, बेसिकली उसमें तो बहुत सारी हमारे पास आ गई थी, वो तो कोई ढकी छुपी बात भी नहीं रही थी, लेकिन उसको वेरीफाई करना इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, Exactly. बहुत मुश्किल काम होता है जो आप लोग कर रहे हैं। मेरा एक आपसे और सवाल होगा कि अब हमारा आपस में एक जो जी, MOU उस पे MOU पे थोड़ी सी मुझे हाँ, बात हाँ, करनी है। बेसिकली MOU का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान से बाहर, फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर इस तरह का एक सेटअप स्टार्ट कर सकें, और उसमें जो सबसे जो हमें अच्छा एक प्लेटफॉर्म नजर आया कि अभी से स्टार्ट हुआ है, नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पॉलिटिकल, ठीक है। और उसमें आसिफ अली भट्टी, इनका तजर्बा चूंकि जियो के साथ को 27 साल में रहा, आपने जंग जियो के साथ गुजारा, जी 27 साल गुजार तो ये तो 27 साल के आप खुद नहीं है, पता नहीं आपने तजर्बा कैसे 27 मैंने साल का बचपन से, वो मुझे अक्सर लोग कहते हैं बचपन, तो मैं क्या बचपन तो भी पहले था। तो हमने मतलब एक MOU साइन किया कि हम पाकिस्तान से हटके हम बाहर जाएं
और बाहर की इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर भी हम वाइट पेपर जारी करें, हम उसके ऊपर रिसर्च करें, और उसमें हमने ये जो अमेरिका वाला चैप्टर है इसको ऑन किया है। यहाँ पे हम एक और भी फ्यूचर में लेके आएंगे इंशाल्लाह, एक जो फॉरेंसिक लैब है, डिजिटल मीडिया ये फॉरेंसिक बहुत लैब भी इम्पोर्टेंट हम है, ये लेके आ अभी रहे हैं। डिस्क्लोज ना करें आप जी, अभी उस आज के पे प्लेटफॉर्म पे ना नहीं डिस्क्लोज इधर करें, नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर क्योंकि में ये बता रहा हूँ, बहुत बड़ा क्योंकि आपका उसमें भी मंसूबा हम है इकट्ठे होंगे, माशाल्लाह। हाँ उसमें भी बिल्कुल इकट्ठे बिल्कुल होंगे, हम मिलके करेंगे, तो और वो वो बड़ा भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। है। और ये वन ऑफ इट्स काइंड है कि ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, जो रियल टाइम आपको देयर एंड देन विद इन सेकंड्स आपको इवन वेरीफाई मैं कर आपको ये देगा। बताऊं कि एज अ जर्नलिस्ट, चूंकि मेरी यहाँ पे कम्युनिकेशन रहती है, चाहे वाशिंगटन डीसी में हो, न्यूयॉर्क में हो, या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। अभी कल ही वॉइस ऑफ जर्मनी के साथ मेरा एक इंटरव्यू आया है। मैं ये बात करना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पे कि जो काम इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है, शायद उस पर अभी तक पूरी दुनिया में इस तरह से काम नहीं हो रहा हो। लोग कर रहे होंगे डेफिनेटली, खबर की सच्चाई तक पहुँचने के लिए जर्नलिस्ट भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ इदारे भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान के एक इदारे के तौर पे आप लोग सामने आए हैं, और फेक न्यूज़ वॉच डॉग के नाम से आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तब से लोगों को एहतमाल कम हो गया है कि वो सच्ची खबर तक पहुंच सकते हैं। अब वो जो उनकी टेंशन है कि अब पता नहीं ये इस चैनल पे चल रही है ये सही है, या दूसरी चैनल पे चल रही है ये सही है, या तीसरे चैनल पे चल रही है वो सही है, या इंटरनेशनल चैनल पे जो चल रही है वो सही है। तो अब कम से कम ये उन्हें टेंशन नहीं होगी आपके प्लेटफॉर्म के होने की वजह से, और आपकी तरफ से आने वाली सच्चाई की तरफ से, कि वो हकायक तक पहुंच सकेंगे और सच्चाई तक पहुंच सकेंगे। एक मैं इसमें बिट साहब थोड़ा सा ऐड कर दूं कि पहले जो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इवन जियो का है, डॉन का है, कुछ मतलब आई वेरीफाई या इस तरह के छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने न्यूज़पेपर्स ने बनाए हुए हैं, जो कभी एक्टिव हो जाते हैं फिर इनएक्टिव हो जाते हैं। जब उनके पास थोड़ी फंडिंग होती है एक्टिव होते हैं, जब फंडिंग खत्म हो जाती है इनएक्टिव हो जाते हैं। हमने क्या किया है, बेसिकली हमने एक रिसर्च का दरवाज़ा ओपन किया है कि हम बाकायदा जो भी वाइट पेपर या इवन इंसिडेंट रिपोर्ट होती है, उसकी हम बाकायदा मेथोडोलॉजी लिखते हैं, उसकी बाकायदा हम डाटा कलेक्शन के मेथड, डाटा एनालिसिस के मेथड्स तक डिफाइन करते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट कैसे किया है और डाटा हम इसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं। और यानी एकेडमिक वे में अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स को पूरे की पूरी एक गाइडलाइन मिल रही है कि उन्होंने थीसिस अगर करना है किसी फेक न्यूज़ के हवाले से, किसी भी टॉपिक एरिया में थीसिस करना है, तो हमारी कोई भी रिपोर्ट उठा ले, वाइट पेपर उठा ले तो बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन इंसिडेंट रिपोर्ट भी उठाएगा तो उसको लाजमन वहां पे पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट मिलेगा जिसको वो रेफरेंस के तौर पे, और हमारे एक एक रिपोर्ट पे कई कई आर्टिकल लोगों ने पब्लिश किए। बहुत अच्छे, बहुत मतलब अच्छे। इंडिया ये पाकिस्तान सबसे की वार के दौरान भट्टी साहब हमारे एक एक रिपोर्ट के ऊपर पूरे पूरे आर्टिकल्स उन्होंने बनाए कि इतना यानी कॉम्प्रिहेंसिव डाटा हमने प्रोवाइड किया। ओके, एक फायदा मैं आपको बताऊं यहाँ पे, एक और जो फायदा होगा पफ को, वो ये है कि जो भी हम बात करेंगे वो सिर्फ खाली खुली डिबेट नहीं होगी। जैसे मैंने बहुत शुरू में कहा कि कोई डिबेटिंग क्लब नहीं होगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी माशाल्लाह काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो गुफ्तगू होती है, वहाँ जो गपशप होती है, उसके बाद चाय वगैरह पी के, खाना वाना खा के उस पर लोग घरों को चले जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन असल काम वहाँ से स्टार्ट होता है। और हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीज़ें जो कि डिस्कशन में आए हमारी, जो वहाँ पे लोगों की तरफ से तजावीज़ आए, उनको एक कम्प्रिहेंसिव वे में ना सिर्फ मतलब इकट्ठा किया जाए, उसका एक रिसर्च मटेरियल तैयार किया जाए, बल्कि उसको पब्लिश किया जाए ताकि कोई भी बात छुपी ना रह सके, और उसके बाद फिर जो रिकमेंडेशंस हों उसको भी बाकायदा तरतीब दे के उसका एक बाकायदा ड्राफ्ट बना के वो गवर्नमेंट्स को भिजवाया जाए। एक और चीज़ अभी जो हमने आज डिस्कस की है वो है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त जो काम कर रही हैं, उनके यहाँ मेरे ख्याल में शायद एक ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है कि हमने सिर्फ इस एक इशू पे काम करना है, या ये सारे कामों पे हम हाथ डाल देंगे कि वक्त में। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ कमेटीज बनाएंगे, और कुछ कमेटीज हमने बना भी दी हैं, फॉर्मेट उनका बना दिया है, और उनके जो हेड्स हैं उनके नाम भी हमने फाइनल कर लिए हैं। लेकिन आज हमारी ये कोशिश है कि ये जो हमने कमेटीज जिसके हम अभी जिक्र करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, तमाद में लेने जा रहे हैं, इन कमेटीज का नाम क्या होगा, इनका काम क्या होगा, ये किस तरह से काम करेगी, और इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, और जो लोग इन कमेटीज का मेंबर बनने चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाके ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
आप हमें बराह रास्त अप्रोच कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आप उसमें क्या रोल अदा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये कमिटीज़ का क्या चक्कर है जी? ये आपने क्या अच्छा, किया? ये हमारा बेसिकली प्लान ये है कि हम इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें और लोगों के हवाले कर दें कि भाईजान आप हैं रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के, आप ये काम करें, क्योंकि जाहिर है एक बंदा इतने सारे काम कर नहीं सकता, ठीक है। तो हमने बहुत सारी कमेटीज़ बनाई हैं। जो सबसे ज़्यादा फोकस था सबका, जो कि रिकमेंडेशन थी, वो बेसिकली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी थी कि हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान और यूएस का जो आपस का ताउन है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यहाँ पे हों, ये पाकिस्तान से मंगवाएं यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और यहाँ से पैसे भिजवाने के तरीके कैसे हैं, वो लोग यहाँ पे बेच कैसे सकते हैं, फिर यहाँ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कैसी। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की कमेटी जो है वो हमने प्लान की हुई है, और इसमें हमने ये सोचा है कि जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं उनके हम इंटरव्यूज़ करेंगे, हम उनके जो राय है वो लोगों के सामने रखेंगे, इस पे डायलॉग इनिशिएट करेंगे। और आज ही हमने डिसाइड किया कि हम अप्रैल में, मेरा ख्याल है आप हमारी प्लान कोशिश करेंगे होगी जी, कि हम वाशिंगटन अप्रैल में डीसी में इस डीसी। सिलसिले में पहला स्टेप करें और वहाँ पे एक ऐसा फोरम जो है वो तरतीब दें, ऐसा एक सेमिनार या एक ऐसा आप कह लें कि डायलॉग डिस्कशन करें का, जी जी डायलॉग का जी एक जी। समा पैदा करें कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आए, पाकिस्तान और यूएस के, जो कि मैटर करते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के साथ भी राब्ता है उनका, या वो खुद काम करते हैं, और साथ में वो हमारे बेहतरीन लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बहुत भारी तादाद में कर चुके हैं और यहाँ पे वो पाकिस्तान को फीड करना चाहते हैं, पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसमें जो जो हमारी एम्बेसी है वो बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती है, और हम उनको इनवाइट करेंगे। बल्कि रिसेंटली जो पफ थे वहाँ भी पाकिस्तान के जो कौंसल जनरल थे वो टेक्सास के, वो तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने बड़ा अच्छा लोगों से इंटरेक्ट किया, उनके साथ गपशप की, बातचीत की, उनके मसाइल सुने, और जो और पाकिस्तानी हमारे एफर्ट को इंडोर्स किया उन्होंने एंडोर्स और किया ये कहा कि उनकी। वो साथ खड़े हैं और वो बिल्कुल हर तरह से हमारी बिल्कुल, जो उन्होंने है ना सपोर्ट मामलत का वादा करेंगे। किया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आप करें, और बहुत खुश हुए वो कि यार ऐसे थिंक टैंक्स आने चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि इनको भी वहाँ पे बुलाएं और एम्बेसडर को भी इनवाइट करें, ताकि वो एक किस्म का देखें, लोगों की बात डायरेक्ट सुने कि पाकिस्तान जाने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो ये ट्रेड एंड जो इन्वेस्टमेंट है, ये कमेटी हमारी पहली कमेटी है। इसमें मेंबरान बहुत सारे शामिल हो चुके हैं, और भी हम पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड है वो हमसे रब्ता करें। हमारा ईमेल है, भट्टी साहब को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कोई भी इंटरेस्टेड है तो इनसे रब्ता करें, और मोस्ट वेलकम, आप आएँ, तजावीज़ दें, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ पाकिस्तानी हुकाम तक पहुँचे और यहाँ के भी हुकाम तक पहुँचे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारी जो कमेटी है, भट्टी साहब आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा सा एजुकेशन पे बात करना जी, चाहूँगा। एजुकेशन वो जो आपका है फील्ड बहुत भी बड़ा है और जी मेरा भी फील्ड है, तो उस जी पे जी। ज़्यादा बात होनी चाहिए। जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारी कोऑपरेशन हो सकती है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा हमें हमेशा से मसला रहता है वो स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन है। स्टूडेंट स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे अमेरिकन गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल भी रहे हैं, और मज़ीद भी हैं। लेकिन इंडिविजुअल जो यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं या एडमिशन अनाउंस होते हैं, उसमें बच्चों को बड़े प्रॉब्लम्स पेश आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा नेटवर्क बना सकें यूनिफाइड किस्म का, जो कि यहाँ से बैठ के लोग वहाँ के लोगों को हेल्प करें, और यहाँ के बच्चों को भी वहाँ भेजें। जैसे चाइना ने बड़ी अच्छी एक वो स्कीम की हुई स्टूडेंट एक्सचेंज की। मैं जब कनाडा में पीएचडी कर रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि 2 हफ्ते के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हर जी, यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूजन तकरीबन बनाया, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी है। इस्लामाबाद में भी है, नवल में। तो वो क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को 2 हफ्ते के लिए चाइना लेके जाते हैं, और वहाँ पे उनको लैंग्वेज का और कल्चर का एक बाकायदा एक इंट्रोडक्शन कराया जाता है। लोकल कल्चर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट सिटीज़ में हम्म, उनको कल्चर दिखाया जाता है, उनको लैंग्वेज की थोड़ी-सी नो हाउ दी ये जाती कितना है। इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर अगर हम आप भी सुन रहे ऐसा हैं कर गौर लें, से। जी। यहाँ से स्टूडेंट्स को जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो जाएं पाकिस्तान, वहाँ का कल्चर देखें, वहाँ की लैंग्वेज के हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम कैसे बातचीत होती है, हमारे घरों के अंदर जाएं लोगों मैं के। यहाँ पे एडिशन करूंगा। जी जी मेक्सिको हमसाया मुल्क है यहाँ पे, अमेरिका का। हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से मेक्सिको को भी बीच में इंक्लूड करेंगे कि मेक्सिको का जो कल्चर है,
या स्पेनिश जो कल्चर है वो पाकिस्तानी कल्चर के बहुत क्लोज है, बहुत बड़ी close। हैरत अंगेज तौर यार मतलब मैक्सिकन और हम पाकिस्तानी Even इकट्ठे खड़े their- हो तो their पहचाने colours- नहीं जाते। even their colors, their food, their traditions, their customs, even sometime their wedding ceremonies, बहुत सिमिलर। और जो उनका रख रखाव है, जिस तरह की तहजीब है उनकी, द वे दे इंटरेक्ट विद द पीपल, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा वी आर वेरी हॉस्पिटैलिटी में हम लोग बहुत आगे हैं, सेम गोज विद द स्पेनिश एंड मैक्सिकन पीपल, सो we will include those people and also their universities and their intellectual diaspora, जो पाकिस्तान जाके अपना इंट्रोडक्शन करवाए और वहां से पाकिस्तानी डेलीगेट्स भी आए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी आए, पाकिस्तान के लोग आए जो अमेरिकन कल्चर भी सीखें और साथ में जो मैक्सिकन कल्चर है उसको भी सीखें। बिल्कुल, मैक्सिको के लोग अगर खड़े हो ना, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, तो पहचाने नहीं जाते कि पाकिस्तानी। और कल हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे रिसेप्शन जो थी वो एक खातून थी रिसेप्शन पे, तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रही थी। तो जो ही थोड़ी सी बात हुई तो बड़ी साहब ने उनसे डायरेक्ट पूछ लिया कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो उन्होंने कहा जी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा जी विच सिटी, उसने कहा कराची। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि यार अच्छा, वो खुद कहती हैं कि मुझे लोग हिस्पैनिक समझते हैं, मतलब इवन कोलीग्स जो मेरे हैं वो भी मेरे साथ वैसे ही सलूक करते हैं कि शायद मैक्सिको से मैं मैक्सिको से हूँ। तो ये इतनी ज्यादा क्लोज कॉल है इन टर्म्स ऑफ योर अपीयरेंस एंड आल्सो योर कंडक्ट विद द अदर पीपल। इसके बाद अगला जो पॉइंट है जी वो है साइंटिफिक कमेटी का। देखिए, हमने ये कोशिश की है कि इस प्लेटफॉर्म को आप इसको ज़्यादा खुश्क ना समझिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी आगे चीज़ें आने वाली हैं एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट की, लेकिन ये जो साइंटिफिक कमेटी है बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से और इनोवेशन से, और जो साइंटिफिक कोलैबोरेशन है रिसर्च के इंस्टीट्यूशन के दरमियान, रिसर्च करने वाले लोगों के दरमियान, माजूद चाहता हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को आपस में इनका को रिलेशन बनाने के लिए, इनको आपस में एक जो है वो कनेक्ट करने के लिए ये हम काम करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से। और डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आप देखें कि ऐसे साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी और गांव के रहने वाले, जो कि पहली दफ़ा अमेरिका आए और यहाँ के उन्होंने ऐसी डिस्कवरीज की हैं, पीएचडी किया है, पोस्ट डॉक किया है और दूसरी दफ़ा पोस्ट डॉक कर रहे हैं। वो लोग इंसानी आज़ाब नए बना रहे हैं, वो हम बाद में बताएंगे आपको, और उनका इंट्रोडक्शन भी होगा, उनका हम इंटरव्यूज़ भी शाया करेंगे, हम उनकी पॉडकास्ट भी किया करेंगे, और वीकली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी शानदार खदमात सरंजाम देने वाले काबिल तरीन पाकिस्तानियों को सामने लाएंगे, ताकि आपको पता चले कि वो क्या कुछ कर रहे हैं अमेरिका आके, क्या अचीवमेंट हासिल की है उन्होंने। ना सिर्फ एजुकेशन के मैदान में सिर्फ पीएचडी करना काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो अपनी नॉलेज है उसको कैसे वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू द ग्रेटर नॉलेज एंड ग्रेटर सर्विसेज फॉर द इनोवेशंस, और साइंटिफिकली और जो दीगर शोबे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, उसमें वो काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होगी, और इसके अंदर भी कुछ लोगों को हमने ऐड कर लिया है, उसके सरबराह हमने बना दिए हैं, उनके नाम भी बाद में हम बताएंगे। लेकिन अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हों, आप अपने रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आपने कोई नई रिसर्च शुरू की है, कोई अच्छा साइंटिफिक काम कर रहे हैं, या अपने डेवलपमेंट के सेक्टर के अंदर कोई बहुत बड़ी खदमात अंजाम दे रहे हैं, इवन आप ज़रूरी नहीं है कि पीएचडी ही हूँ आप, लेकिन अगर आपने अपने उस शोबे के अंदर, ख़ास शोबे के अंदर, इवन आप ताजिर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा हुआ है, आपने लोगों को रोज़गार दिया है, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को, और अब आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम आपको सामने लेके आएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होगी जो साइंटिफिक कमेटी है। लोग यहाँ पे आके, जैसे मैं आया हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे जो मेडिकल का शोबा है उसमें पाकिस्तानियों ने धुएं मचा दिए। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी छाए हुए हैं, और डॉक्टर्स से लेके, नर्सेज से लेके, साइंटिस्ट तक, रिसर्चर्स तक, माशाल्लाह के कोई इन्होंने मेडिकल का शोबा जो है स्पेशली, उसमें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आगे माशाल्लाह। इंजीनियरिंग में भी ऑयल एंड गैस में देखिए, हम चूंकि टेक्सास में बैठे ना, तो टेक्सास इज ऑयल स्टेट है। तो हम रोजाना कोई ना कोई हमें बंदा मिलता है कि क्या कर रहे हैं जी, कि ऑयल एंड नई चीज पे काम कर रहे हैं, नई से नई चीजों पे, इनोवेशन पे, और उनमें से साथ मिलाना। और हमारे इस जो एडवाइजरी है बोर्ड, उसके अंदर एक ऐसे साहब भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाके कोशिश की
कि वो वही वाला काम करें जो यहाँ पे तेल के ज़खायर की तलाश के लिए किया जाता है और उसकी तरसील के लिए किया जाता है, यानी पाइपलाइंस और ये वो, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका और उनको वहाँ पे उस तरह की अभी पजीराई नहीं हमने मिली। उन्हें फिर हाँ, से हमने एंगेज उनको किया है एंगेज किया और और आज इंशाल्लाह ही कनेक्ट मैसेज करवाएंगे। भी आया हुआ था उनका हाँ, और इंशाल्लाह उनको कनेक्ट कराएंगे और उनको इस फोरम पे भी लेके आएंगे। उनका हम जल्द पॉडकास्ट भी करेंगे और उनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की, यहाँ से क्या चीज़ वहाँ जा सकती है और इवन अरब कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानी बहुत सारा काम कर सकते हैं, जिनमें ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन के हवाले से बहुत सारे इक्विपमेंट है जो पाकिस्तान में बहुत सस्ता बन सकता है लेकिन बन नहीं रहा। तो उसमें उन्होंने मुझसे बात की और हम वो इंशाल्लाह हम करीब डिस्कस उनको करवाएंगे उन्हीं से। हाँ उन्हीं से, ताकि अच्छा, वो उनका भी इसी के assessment साथ कर जुड़ी पाएं। जो दूसरी कमेटी है, यानी कि चौथी कमेटी, वो गया रिसर्च कमेटी, यानी कि वही काम जो कि अभी हम पहले जिक्र जिसका कर रहे हैं कि उसमें क्या पॉलिसी रिसर्च हो रही है, यहाँ पे किस तरह से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, पब्लिकेशंस लोग कर रहे हैं अपनी, और जो एडवांस लेवल पे एविडेंस बेसिस पर जो अपना एनालिसिस देते हैं और फिर वो पब्लिश होता है, उन लोगों को हमने साथ में अपने कोलैबोरेट किया है बिल्कुल और हम उनकी रिसर्च से न सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे, यानी कि अपने मुल्क के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, बल्कि उनको अपने इस पिलर का हिस्सा बना के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना के उनसे दूसरों के लिए फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से और लोगों को इंगेज कर सकते हैं या उनके लिए उनकी रिसर्च फ़ायदामंद हो सकती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जो रिसर्च कमेटी है ये सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान जो चीज़ें हो रही हैं उसमें हम अपने लोगों से बात, हम इसमें एक विंडो ओपन करेंगे कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन या पाकिस्तान में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, इवन दुनिया में कहीं भी दुनिया में बैठे कहीं हैं, पे भी है। वो रिसर्च के नए एवेन्यूज़ को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें ये हम परसों हमारी बात हुई थी, जैसे डेटा सेट्स हैं, डिफरेंट Yeah, डेटा सेट्स हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, अनएक्सप्लोर्ड, हाँ। वो उनको हम बताएंगे कि यार ये डेटा सेट हैं, इस पे इतना रिच डाटा पड़ा हुआ है, आप इसको लेके आप रिसर्च करें, स्टार्ट करें और इसमें आपको कोई मतलब डाटा कलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप खुद से प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए जाए ना, आप सेकेंडरी डाटा इस्तेमाल करें, इतना रिच डाटा अवेलेबल है, लोगों को नहीं पता। अच्छा, साथ ही में कल ही अभी परसों मैंने आपको जिक्र किया था, वॉइस ऑफ जर्मनी के साथ इंटरव्यू था, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब के साथ जो कि मेडिकल के प्रैक्टिशनर हैं, वो वहाँ पे जर्मनी के अंदर अपने नॉलेज से बहुत सी नई चीज़ें बनाई हैं उन्होंने। माशाल्लाह। तो उनको भी, बल्कि वो बाद में उनका फ़ोन आया बाकायदा मुझे प्रोग्राम के बाद कि जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपके फोरम के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं उसका हिस्सा भी बनना चाहता हूँ। तो बिल्कुल जनाब, ना सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, सेकेंड इन नेम कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स, एशियन स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, आप उसमें यूरोप भी शामिल कर लें, उसमें इंग्लैंड शामिल कर लें, कनाडा शामिल, everybody is open to come and join us. It is, you are not joining us, actually you are joining the cause, Exactly. which is for the betterment of the people. So ठीक हो गया। नेक्स्ट आपकी कमेटी है बेटा। हाँ जी, एक मीडिया का जो डॉक्टर साहब ने और मैंने डिस्कस किया था, एक मीडिया की भी कमेटी होनी चाहिए और उसके लिए जो मीडिया एंगेजमेंट है, ये तो हमारा पहला एक काम होगा। ऑब्वियसली हमने मीडिया को सेंसिटाइज करने के कैसे चीज़ों को, ये पफ के लिए नहीं उसने प्रेपोगेशन करनी, बल्कि जो मामलात सामने आएंगे, जो नकात सामने आएंगे, जो डिस्कशन में चीज़ें आएंगी, सेमिनार्स में, डिबेट्स में, या जो मुख्तलिफ जो हमारी सेशंस होंगे डिस्कशन के, फोरम्स के, वो तमाम चीज़ें जब इनकॉर्पोरेट होंगी तो उनको प्रेपोगेट वो करेंगे, अपने तौर पर लिखेंगे उसके बारे में और लोगों को अवेयर करेंगे खबरों की सूरत में। और साथ ही में रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, जो कि हमने पहले बात की, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट डॉक्टर साहब ऑर्गेनाइजेशन जो कि फेक न्यूज़ वॉच डॉग के नाम से अपने बनाई हुई है, वो कैसे काम करती है और लोगों को कैसे मोर रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। और साथ ही में जो पब्लिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज हैं वो क्या हो सकती है नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया मौजूद है और सोशल मीडिया से आपको वैसी सारी इंफॉर्मेशन, अभी आप देख रहे हैं हमें और हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, हम सारी बातें पूरी डिटेल में बता रहे हैं और ये रिकॉर्ड का ऐसा बना रहे हैं कि ये बातें हमने बहुत मेहनत के साथ और क्रेजी के साथ हम दोनों ने मिलके इस पे काम किया है और इस पे अपना जो है ना सिर्फ वक्त सर्फ किया, बल्कि हमने इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको अच्छे से अच्छा तरीके से लाने के लिए हमने कोशिश की है। लेकिन ये स्टिल इट इज़ इनकम्प्लीट।
आप लोग इसमें अपना इनपुट देंगे, अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी विजन देंगे, तो ये और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये एक मीडिया की जो कमेटी है, इसका फोकस जो है मैंने सिर्फ आपको बताया है कि हम कोशिश करेंगे कि हमने पब्लिक कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रांग बनाना है। जी, अगला अगला बिल्कुल। अगला जो हमारी कमेटी है वो सोशल मीडिया एथिक्स कमेटी है। सोशल मीडिया पे हम काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर हमने सोशल मीडिया पे पूरा एक आप कह लें कि एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया कि किस तरीके से एथिकली हम सोशल मीडिया को यूज़ करें, क्योंकि नौजवान नस्ल, जैसे अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, तो बेसिकली अभी जो एक आम सिटीज़न है वो भी एक जर्नलिस्ट का किरदार अदा कर रहा है। सिटीजन जर्नलिज्म जिसे कहा जाता है कि वो जो भी चीज़ होती है वो फ़ौरन सोशल मीडिया पे डाल देता है। अब वो सोशल मीडिया पे आप देखें कि कोई भी कहीं भी दुनिया में इंसिडेंट हो रहा है तो वो खाली जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि एक आम बंदा रिपोर्ट कर रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को लेकर रिपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एक पब्लिक को इतनी जल्दी वो चीज़ मिल जाती है। तो ये सोशल मीडिया एथिक्स कमेटी हमने ये सोच के बनाई है कि सोशल मीडिया, जैसे कल भट्टी साहब ने रात को एक बड़ा लंबा चौड़ा इस पर प्रोग्राम किया कि सोशल मीडिया के जो नुकसानात हैं और फ़ायदे हैं, दोनों साइडों पे ये चीज़ चलती है कि इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। और हमारी जो जेन ज़ी है वो टोटली सोशल मीडिया पे रिलाई कर रही है। मतलब हाँ, आप देख लें, मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब आपको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान में बहुत अच्छी एक सोशल मीडिया की जो एथिक्स कमेटी बन रही है, जिसका हम नेगोशिएट कर रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं, उसको भी हम साथ में लाएंगे और यहाँ पे हम पूरा एक एथिकल एक रिव्यू के तौर पे हम उसको लेंगे, ताकि एक आने वाले लोगों को इस सोशल मीडिया यूजेज के हवाले से पता चले कि इससे वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो फ़ायदे में अगेन ये आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, आप उसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें, इफेक्टिवली एजुकेशन के लिए करें। और मेरा ख्याल है मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करता, भट्टी साहब इस पे कल पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं। हाँ जी। तो आप थोड़ा सा इस मैं पे मैं सिर्फ ये लोगों को दोबारा से इससे पहले कि हम अगली कमेटी की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये एक लॉन्ग सब्जेक्ट है और हमारी कोशिश होगी कि हम आज जो हमने 6 कमेटीज़ हैं उनका अनाउंस आपके सामने कर दिया है। बाकी कमेटीज़ का हम तकरीबन 6 के करीब और हमारी कमेटीज़ हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसका अनाउंसमेंट हम कल करेंगे। लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो एथिक्स के हवाले से है। वो जो लोगों के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन है वो बड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि एक दूसरे पे यकीन करना, एक दूसरे पर रिलाय करना, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लोग सच को भी झूठ समझते हैं और झूठ को सच समझते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि जो पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया की रिप्रेजेंटेटिव की ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसके साथ मैं खुद मुंसलिक हूँ और पिछले 20-25 साल से मुंसलिक हूँ उनके साथ, मैं उनका ओहदेदार भी रहा हूँ। तो मेरी ये कोशिश है, और वहाँ पे हमारे जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं PFUJ के अफजल भट्ट साहब, वो भी इसका हिस्सा चूँकि बन चुके हैं और वो समझते हैं कि इसका आगाज़ जो है वो पाकिस्तान से होना चाहिए। लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे कि दुनिया में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं। सोशल मीडिया को कंटेन नहीं करना, सोशल मीडिया को रोकना नहीं है, ना कोई इसको रोक सकता है, टेक्नोलॉजी को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इसके अच्छे और बुरे की तमीज़ ज़रूर की जा सकती है, सच और झूठ की जो फ़र्क है उसको भी ज़रूर समझा जा सकता है, इसकी बेहतरी और जो इसकी बुराई है उसमें फ़र्क ज़रूर डिस्टिंक्टिवली बताया जा सकता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा काम होगा। और अगर मीडिया एथिक्स के हवाले से, जिसमें सोशल मीडिया एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, और साथ ही में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कैसे एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, एक जैसे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, वो हमने नहीं करना, आप तमाम लोगों ने करना है। चूँकि ये सेंसिटिव मामला है, इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अमेरिका के अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट है इज़हार आज़ादी की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, उसको मलूज़ खातिर रखते हुए सिर्फ इसके अंदर इसको बेहतर बनाने की हम बात करेंगे और इसको बेहतर अंदाज में लोगों तक पहुंचाने की बात करेंगे। बिल्कुल सही है। तो बाकी आप सोच रहे हैं कि हम कल करें बाकी कमेटीज? जी, बाकी कमेटीज आपको थोड़ा इंतजार भी तो करवाना है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि हम सारी बातें आज पिछले 2 घंटे से बता रहे हैं आपको। तो आपने कल का इंतजार करना है, क्योंकि कल बहुत ही दिलचस्प कमेटीज, दिलचस्प से मुराद ये कि आपकी दिलचस्पी की,
क्योंकि आप लोग ये जो टिकटॉक देखते हैं सारा दिन एंटरटेन होते हैं, हाँ तो हाँ आपकी एंटरटेनमेंट की चीज़ें होंगी उसके अंदर, उसके अलावा जो और ऐसी चीज़ें जो कि हमारे कल्चर से रिलेट करती हैं, इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि हमने कमेटीज़ बना दी हैं उसके लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि आप हमें कल इसी वक्त ही तकरीबन रात 10 बजे हम लोग जुड़ेंगे आपके साथ, और 10 से 11 1 घंटा हमें आपका चाहिए होगा ताकि आप हमारे प्रोग्राम से ये जान सकें कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, और उसमें आप लोग कैसे हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं। आप लोगों का बिल्कुल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया आपने आपका अपना भी, कीमती बहुत वक्त दिया। शुक्रिया, और लोगों का ज़्यादा शुक्रिया है जिन्होंने हमें बर्दाश्त किया इतनी देर, जी। और जो लोग ऑनलाइन आके हमें देख रहे हैं, और हमें तो कमेंट बहुत लिख रहे हैं शुक्रिया। माशाल्लाह, और शुक्रिया अदा करते हैं उनका अप्रिसिएशन का। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अभी 12 बजे आपने कहीं जाना नहीं है। 12 बजे आपके लिए बड़े मज़े का एक शो आजकल मैंने शुरू कर रखा है, लेट नाइट विद भट्टी। तो लेट नाइट शो विद भट्टी में क्या होता है और क्या डिस्कशन होती है, शायरी और थोड़ा म्यूज़िक, तो वो आपने ज़रूर उसमें मेरे साथ रहना है और आपने एंजॉय करना है। वो भट्टी टेक साहब का इट। बड़ा बड़ा खास प्रोग्राम है। भट्टी साहब की वो हस्की आवाज़ आप सुनेंगे जो ये रेडियो किया करते थे। अब मैं ये सारी नहीं कहूंगा कि बातें जवानी सारी में सारी बातें ना जवानी करें, में मैं अभी भी जवान हूँ डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ऐसे बातें ना करें, तो लोगों को मुझसे बददिल मत करें नहीं नहीं, आप। बददिल नहीं, मैं आपकी मार्केटिंग कर रहा हूँ कि वो जो लोग भट्टी साहब की अगर आपने उस वक्त हस्की आवाज़ नहीं सुनी तो आप ये सुनिएगा, इनका गला जो हस्की आवाज़ आप समझते ना, तो कि वो जो आवाज़ है अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो रात को इनका प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा। टिकटॉक पे लाइव आते हैं, फेसबुक पे भी लाइव आते हैं। 12:10 पे 12:10, 10 मिनट पूरे, ठीक है जी, पूरे 10 मिनट ना होते ना ना होते ना थले। थले। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।